हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों हमारे साथ है फ़हाद अहमद। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है जो मुंबई में ज़्यादातर हो रहा है, जो जैसे आप कह सकते हैं कि मरीन ड्राइव पे हो और या कहीं पर भी हो, जो वानखेड़े स्टेडियम में इन्होंने नो एनआरसी और नो सीए का जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, वो बहुत ही यूनिक प्रोटेस्ट था। और इसके पहले भी वो यहाँ पर मुंबई बाग में आ चुके हैं। फ़हाद, 11वें दिन पे मुंबई बाग कितना डिफरेंट है? नहीं, मुंबई बाग तो और ज़्यादा मजबूत हुआ है। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। असल में पूरे देश में और मुंबई बाग में एक चीज़ हो रही है, कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि हम इस आंदोलन के नेता हैं। वो आते हैं और कहते हैं कि हम कॉल ऑफ कर दें। इस देश की महिलाएं ही बता देती हैं उनको कि ये आंदोलन उनका है। तो आप, और ये अच्छे के लिए होता है। आप देखिए ना, जब जब इस आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश होती है तब तब ये आंदोलन और बड़ा हो जाता है। तो और मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, मैं पूरे देश में ये बात बोल रहा हूँ, मैं बम्बई में भी ये बात बोल रहा हूँ, कोई भी इस आंदोलन को ओन करने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये सच में जनता का आंदोलन है। जो लोग आंदोलन से पुराने जुड़े साथी हैं, जैसे हम लोग पहले भी आंदोलन करते थे, मैं बार बार बोलता हूँ 1000 लोग आते थे। अगर अब 1 लाख लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब ये आंदोलन हमारा नहीं है। हम कोऑर्डिनेट ज़रूर कर सकते हैं, हमारे जो मैकेनिज़्म हम जानते हैं उनसे हम चीज़ों को पुश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये आंदोलन इस देश की महिलाओं का है। जो पिछले 2-3 दिनों में मैं दिल्ली था, मैंने देखा बम्बई में जो हुआ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि ये बम्बई जो है आज रेजिस्टेंस का सिंबल जो वो बम्बई बाग है। वैसे तो मुमरा में भी चल रहा है, कल्याण में भी चल रहा है, भिवंडी में चल रहा है, लेकिन जो स्पेस और जो रेजिस्टेंस का सिंबल जो है मुंबई बाग बना था वो कोई और नहीं था। और इन सारे प्रोसेस से अब उन तमाम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि थोड़ा सा कंफ्यूजन में आगे जा रहा है मुंबई बाग। ठीक है, मुंबई बाग की स्पिरिट कम नहीं हो रही है, मगर बहुत कंफ्यूजन से कौन क्रिएट कर रहा है। मैं क्रॉनिकल वाइज जाता हूँ आपसे कि कुछ औरतें पहले बैठ जाती हैं, फिर लोग आते हैं, औरतें ये जो चलना चालू होता है, मुंबई बाग अपनी स्पीड पकड़ लेता है, फिर कुछ एक कमेटी बन जाती है आदमियों की। अचानक वो कमेटी अलग मीटिंग करती है, वो होम मिनिस्टर के पास जाती है डेलीगेशन लेके, जिसमें 3-4 औरतें रहती है। फिर उसके बाद वो आते हैं, वो अपना फैसला सुनाते हैं कि आप थर्सडे को 5 बजे एंड कर दो। औरतें नहीं मानती है, फिर बाद में जो है औरतें वापस रिकैप्चर करती है इसको। उसके बाद फिर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो फिरोज मुटीपुर वाला ने करवाया, उसमें 3 जो है ओल्ड लेडी का फेस उन्होंने सामने किया, जैसे शाहीन बाग में हुआ था। तो बहुत कन्फ्यूजन में आगे जा रहे हैं, कौन ऑर्गेनाइज़र है, मीडिया किससे बात करे, लोग किससे बात करें, कौन जिसको हेल्प करना है वो कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आता। देखिए, मुझे लगता है आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। ये जो ऑर्गेनिक प्रोसीजर है इस पूरे आंदोलन का, ये इसकी सबसे बड़ी मजबूती है। हाँ, इसके कुछ नुकसान हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या नुकसान है। कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होगा, ये इसका नुकसान है। कहीं से हेल्प आनी है, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होगा, ये उसका नुकसान है। लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं? आप देखिए, इसका मतलब जो कमेटीज़ जाके डिफरेंट लोगों से मिल रही थी, वो रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी। आप इस बात को मानेंगे? मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उनका योगदान नहीं था, उनका योगदान ज़रूर होगा, लेकिन अगर मीडिया ये चाहती है कि हमें मैसेजिंग कैसे करनी है, तो आप किसी एक आदमी से बात नहीं कीजिए। जैसे मैं जब आया, मैंने आपसे कहा कि आप मुझसे बात मत कीजिए, क्योंकि मैं क्यों? आप महिलाओं से बात कीजिए, आप महिलाओं से पूछिए आप क्यों आई थी यहाँ पे, आप यहाँ कब तक रुकेंगी। आप महिलाओं की स्पिरिट से इस आंदोलन को समझिए। कुछ लोगों की आदत होती है, और ख़ासतौर से मर्दों की, मैं मर्द हूँ, मैं जानता हूँ, हमारी आदत होती है चीज़ों को ओन करने की, चीज़ों को कैप्चर करने की। लेकिन इस आंदोलन ने ये सिखा दिया है कि जो काबिलियत महिलाओं, जो मर्दों में है, उससे बेहतर ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज़ औरतों में भी है। अगर बेहतर नहीं है तो बराबर की है। और हमारे इस्लाम में ये चीज़ सिखाई गई थी। आप अगर पढ़ें, मैं अभी परसों फ्लाइट में था तो मैं पढ़ रहा था कि ये कई जगह ये लिखा गया है कि अगर हज़रत खदीजा नहीं होती तो इस्लाम को फैलाने में और दिक्कत और मशक्क़तें आती। जो हज़रत खदीजा जैसी जो पावरफुल लेडी, बिजनेसमैन लेडी थी, उसने बहुत हेल्प की हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस्लाम को फैलाने के लिए। तो अब ये महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, इनको करने दिया जाना चाहिए। ऑर्गेनिक प्रोसेस में डिस्कशंस हो। हाँ, ये ज़रूर हो कि विदिन यहाँ पर एक कुछ कमेटीज़ बन जाएँ। कोई एक कमेटी ना हो, डिफरेंट हेड्स के लिए कमेटी हो। एक सोशल मीडिया देखेगा, एक मेन स्ट्रीम मीडिया देखेगा, एक फूड अरेंजमेंट्स देखेगा, एक ये देखेगा बाहर से कौन गेस्ट आ रहे हैं, एक ये वॉलंटियर्स होंगे, इमरजेंसी सिचुएशंस देखेगा। ये सारी कमेटीज़ मुझे लगता है बन जानी चाहिए। मैं भी आज आया हूँ, मैं यहाँ कोशिश करूँगा, जो यहाँ के ज़िम्मेदार लोग हैं या यहाँ जो पहले दिन से हैं, मैं उन्हें प्रपोज़ करूँगा कि इस तरह की कमेटीज़ बन जाएँ। लेकिन ये स्पिरिट कम नहीं होनी चाहिए। पता है, बहुत सारे ऐसे स्पिरिट तो बढ़ते जा रही है, लेकिन कुछ लोगों को मायूसी होती है जब वो ये देखते हैं कन्फ्यूजन। शायद आपको भी मायूसी हुई होगी, क्योंकि आप पहले दिन से जिस बेहतरीन तरीके से यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब करना सिर्फ ये है
कि इसको थोड़ा सा शेप दे के इस आंदोलन को बढ़ाना है। और मैं यही कहना चाहूँगा अपने प्रदेश की सरकार से कि आप CAA NRC पे बोल रहे हैं, बहुत अच्छी है, हमें खुशी है इस बात की, लेकिन आप NPR पे कब बोलेंगे? क्योंकि NPR जो है वो स्टेट गवर्नमेंट रुकवा सकती है। और मैंने आपको पहले भी कहा था, अचानक, हालांकि दिस क्वेश्चन इज़ नॉट सूटेबल फॉर यू, मैं फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे बात कर लूँ। जिस तरह से आंदोलन चालू है CAA NRC NPR के खिलाफ, तो देखिए पहले CAA आया, फिर बाद में NRC की बात हुई, NPR की। जब NPR पे कुछ रोल बैक होने की बात हो रही है, CAA पे कुछ रोल बैक होने की कुछ बात आपको भी पता होगा कि कहीं कहीं स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कह दिया, अलग अलग गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम हमारे स्टेट में नहीं लाएंगे। तो ये जो आंदोलन है ये अभी NPR पे चले जा रहा है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि इनका मंशा यही है कि इनको उठना ही नहीं है, इनको देश के खिलाफ आंदोलन ही करना है। नहीं, ये बिल्कुल वन ऑफ द आप एक उसमें से आप भी हो। नहीं, बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है। मैं बताता हूँ कैसे। आप मुझे बताइए CAA में क्या रोल बैक हुआ है पूरे प्रोसेस में? बात हो रही है रोल बैक होने की, सुनिए। आप कर देखिए, आप चाहते हैं या मैं एक ऑफर करता हूँ आपके थ्रू, इस देश के प्रधानमंत्री को एक ऑफर करता हूँ, 20 घंटे के अंदर पूरे देश के आंदोलन खत्म हो जाएंगे। 20 घंटे के अंदर आपको क्या करना है? आपने वैसे भी आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, आप आएँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें हमारे गली न्यूज़ को भी बुलाया जाए। एक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नोटिफिकेशन दिखाएं। ये मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कहाँ से जाएंगे? हम बहुत छोटे मोटे लोग। इस देश की खूबसूरती डिसेंट्रलाइजेशन में बसी हुई है, और बाकी तो क्या नाम है, गोदी मीडिया बन गए हैं। जो लोकल लेवल पे जो मीडिया काम करे उन लोगों को बुलाया जाना चाहिए। आपको 3 काम करने हैं। आप एक नोटिफिकेशन लेके आएँ, CAA रोल बैक हो गया, NRC पे तो आपने बोला है, उसका भी नोटिफिकेशन लाओ कि NRC हम नहीं करेंगे, रिटर्न में लाओ। और आप ये बोल दो कि NPR भी हम नहीं करेंगे विदिन 20। और आप ये जो बोल रहे हैं ना कि CAA के नहीं, ये लड़ाई ट्रिपल थी पहले दिन से। हाँ, NPR लोगों को बाद में समझ आया, हम लोग समझे भी थे, क्योंकि वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि NPR इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स NRC। NPR में ये पूछा जा रहा था कि आपके फादर ने कहाँ पर जन्म लिया था, तो हमें ये बात पता थी कि NPR ही NRC है, गंगाधरी शक्तिमान है, लेकिन लोगों ने उसे बाद में समझा। लेकिन लड़ाई पहले दिन से। हम भारत के लोग के नेशनल वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ। हमारी 4 डिमांड्स हैं, रोल बैक CAA, रोल बैक NRC, रोल बैक NPR, एंड उसके बाद डिटेंशन सेंटर्स का बनने का नाटक बंद हो। और 5वीं डिमांड और है, जो वायलेंस हुआ था जामिया में, JNU में, AMU में, उन पे जुडिशियल इंक्वायरी हो। सिंपल आउट है, क्लियर। कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं, जैसे ये कंफ्यूज कर रहे थे NPR NRC में, जिस तरह हमें कंफ्यूज कर रहे हैं कि CAA नागरिकता देने का कानून है। इनका काम ही कंफ्यूज करना है। देखो, इन्होंने पहले भी कंफ्यूज किया था, बोले नोटबंदी लेके आए, किस लिए लेके आए कि साहब आतंकवाद रोकेंगे। उसके बाद आतंकवाद की घटनाएं ज़्यादा हुई। फिर कहा नहीं, नोटबंदी इसलिए लेके आए हैं कि काला धन लेके आएंगे, जो बचा कुचा काला धन था वो नीरव मोदी, विजय माल्या लेके भाग गए। फिर कहा गया नहीं, NPR डिमोनेटाइजेशन इसलिए लेके आए हैं कि हम डिजिटल इकोनॉमी करेंगे। अब इकोनॉमी नहीं बची तो डिजिटल क्या करेंगे? तो इसी तरह CAA पे पहले क्या बोला, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ के लिए है। आप CAA का बिल अभी डाउनलोड कीजिए, कंट्रोल F दबाइए, परसिक्यूटेड वर्ड लिखिए, कहीं पर परसिक्यूटेड वर्ड ही नहीं है। जब ये चोरी पकड़ी छात्रों ने तो बोला नहीं, जिन 2 देशों से हमारा बंटवारा हुआ था उन देशों के हमें माइनॉरिटीज़ को लेके आना है। अब आप फिर से खोलिए, अब इनसे पूछिए अफगानिस्तान से कौन सा बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हुआ था। तो ये लोग कंफ्यूज करते हैं, हमें थोड़ा सा समझना है। इनके पास मशीनरी है, इनके पास स्टेट मशीनरी है, इनके पास पुलिस है, इनके पास मीडिया है, इनके पास ब्यूरोक्रेसी है। तो ये हमारे आंदोलन को कंफ्यूज करने के लिए करेंगे, लेकिन हम हटेंगे नहीं। और जब तक इस तमाम लोगों ने जो इस देश को तोड़ने की कोशिश की थी, तब तक हमारा जो नारा है ना कि हम देश जोड़ेंगे, आपने तोड़ा था। आप नफरत करते थे, हम मोहब्बत करेंगे। आप मनुस्मृति की बात करते थे, हम संविधान की बात करते हैं। आप बंच ऑफ थॉट की बात करते हैं, आप गोवालकर की बात करते हैं, हम अम्बेडकर की बात करते हैं। तो इन सारी, आप सावरकर की बात करते हैं, हम गांधी की बात करते हैं। तो मतलब सिंपल सी कहानी है कि ये आंदोलन उन्हीं वैल्यूज़ पे हो रहा है जिस पर हमारे देश की आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई थी। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे। अब आप मुझे बताइए, आपको पता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह में नहीं बन रही है? पता है आपको? तो ये बात मीडिया क्यों नहीं दिखाएगी? अमित शाह कह रहे हैं क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं NRC नहीं होगी। ठीक है, तो इनके अंदर कितने फिजल आउट्स हैं आपको मालूम है? इंटरनेशनल पोजीशनिंग इंडिया की कितनी खराब हो गई है नए वर्ल्ड ऑर्डर होने के बाद। ना तो रशिया से दोस्ती रही, अमेरिका हमेशा से लोगों को धोखा देता रहा है, कहीं हमारी नहीं। अब देखना, आने वाले वक्त में पेट्रोल के दाम और बढ़ेंगे, आने वाले वक्त में इकोनॉमी की हालत खराब होगी। क्यों? क्योंकि जब समाज के अंदर अस्थिरता होती है तब कोई भी इकोनॉमिक लोग पैसा नहीं लगाते हैं। इस अस्थिरता का जिम्मेदार कौन है? इस अस्थिरता का जिम्मेदार, जब घर में कोई ऊंच नीच होती है तो जो घर का हेड ऑफ द फैमिली होता है ना, जिम्मेदारी उसी की होती है।
इसीलिए मैं कहता हूँ आप हमसे क्यों इतना नाराज़ हैं यार, हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हमने भी तो आपको वोट दिया था। हम क्या इस देश में 135 करोड़ लोग कहते हैं इस देश की जनता है, बार बार आप पूरी दुनिया में जाके बोलते हैं, आप हमें बुलाइए यार, एक बार बात कीजिए। जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था कितने भी सप्रेशन करती थी ब्रिटिश सरकार, लेकिन बुलाती थी गांधी को भी, बुलाती थी नेहरू को, बुलाती थी मौलाना आज़ाद को, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होती थी। आप हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं, आपको इस बात का कितना गुरूर है? अरे सत्ता आती जाती रहती है, जनता ही चुनती है, जनता ही गिराती है, इतना घमंड मत कीजिए, इतना गुरूर मत कीजिए। अगर और जब आप बड़े होते हैं ना, वो कहते हैं ना जो पेड़ थोड़े झुके हुए होते हैं वो छाया ज़्यादा देते हैं और लंबे वक्त तक चलते हैं। तो मैं यही कहूँगा प्रधानमंत्री से, थोड़ी लचक लाइए। राजनीति में लचक की ज़रूरत होती है, वो लचक होनी चाहिए, लोगों से मोहब्बत की लचक, वो लचक होना चाहिए लोगों से की बात सुनने की लचक। अगर वो लचक नहीं है, अगर गुरूर रहेगा, तो ये साइंस भी कहती है जो बहुत ज़्यादा रिजिड चीज़ें होती हैं वो जल्दी टूट जाती हैं और जो फ्लेक्सिबल चीज़ें होती हैं वो लंबी चलती हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी से ही इस देश की राजनीति चलेगी और मोहब्बत से ही इस देश की राजनीति चलेगी। मुंबई बाग को हम भारत के लोगों का कितना सपोर्ट रहेगा अभी? पूरा सपोर्ट है। देखिए, हम भारत के लोग पहले तो किसी के बाप की बपौती नहीं है। मैं नेशनल वर्किंग कमेटी का मेंबर हूं हम भारत के लोग के। हमने साफ साफ कहा था अगर आप हम भारत के लोग का बैनर का इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन दो कंडीशंस हैं। आप हम भारत के लोग के नाम पे पैसे नहीं लेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज हम भारत के लोग का इस्तेमाल नहीं करेंगी। हम प्रोग्राम कराएंगे, आप आके वहाँ बोल सकते हैं। हम भारत के लोग सबका है। असल में हम भारत का लोग मतलब कहाँ से आया? हमारे संविधान के जो पहले अक्षर हैं, प्रियम्बल का पहला अक्षर है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये वहाँ से आया हम भारत के लोग। तो ये किसी का नहीं है, ये फहद का नहीं है, ये योगेंद्र यादव का नहीं है, ये उमर खालिद का नहीं है, ये सबका है। ये जितना आपका है उतनी मेरी दादी का है, उतनी मेरी खाला का है, उतना ही मेरी फुप्पो का है, उतना ही मेरी बहन का है। ये सबका बराबर है। आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम भारत के लोग, आंदोलन किसी भी बैनर के तहत होता हो, हम भारत के लोग को उसकी पूरी सॉलिडेरिटी है। फहद, एक पर्सनल सवाल करते हैं। कुछ बच्चे हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि ये फहद अहमद जो है, उमर खालिद है, कन्हैया कुमार है, ये कौन सी पढ़ाई करते हैं? हमको बड़े होकर ऐसी पढ़ाई करना है कि हम भी इनकी तरह बोले। तो आप उनको गाइड करते, तो ये सब जितनी नॉलेज जो है ये कौन सी स्टडी? क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी ये सब में तो हमने तो नहीं देखा कि ये सब चीज़ आती। तो ये एक्स्ट्रा क्वालिटी आती कहाँ से? नहीं, देखिए, ये मैंने बच्चों को आप नहीं, ये तो मैंने अपने फादर से भी सीखा मैंने थोड़ा। और मेरे घर में पॉलिटिकल साइंस होता है या सब्जेक्ट होता है? मैं तो ये कहता हूँ कि अपने समाज में आसपास में जो चीज़ें घटित हो रही हैं उनका ख्याल रखिए। आप चाहे इंजीनियर बनिए, चाहे आप डॉक्टर बनिए, लेकिन समाज में होने वाली घटनाओं से आपको तकलीफ होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये रही, मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने मास्टर्स किया सोशल वर्क में, फिर टिस में आया, मैंने एमफिल किया और मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ। मैं फिर कहता हूँ आपसे, एजुकेशन और डिग्री ये बात तय नहीं करती है कि आप कितने जागरूक हैं। एक डॉक्टर कभी कभी बहुत जागरूक होता है, एक इंजीनियर बहुत जागरूक होता है, और पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस पढ़ने वाले नहीं होते। एक ही उसूल है, अगर आपको आपके आसपास में जो चीज़ें घटित हो रही हैं आपको उसकी तकलीफ होना चाहिए। शिक्षा का मतलब है राष्ट्र निर्माण। पढ़ाई एक एडेड क्वालिफिकेशन हो जाती है। हाँ, मतलब पढ़ाई क्या यार, देखो डिग्रियां तय नहीं करती, डिग्रियां नहीं तय करती। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हम इंटायर पॉलिटिकल साइंस, और लेकिन उन्हें पॉलिटिकल साइंस ही नहीं आती। तो डिग्रियां तय नहीं करती हैं। ये बात तय करता है कि आप सवाल पूछते रहें। मैं तो एक बात बोलता हूँ कि आप भी, आपके घर में बच्चे होंगे, बच्चों पे कोई चीज़ थोपिए मत, उनको उसका लॉजिक समझाइए। अगर बुर्खा पहन रही है मेरी बेटी, अच्छी बात है, उसे लॉजिक समझाइए बुर्खे का, ताकि जब वो कैंपसेस में जाए तो उसको शर्म महसूस ना हो। रीजनिंग, रैशनल, हर चीज़ के पीछे का जो प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाइए। और हमारा जो खासतौर से हमारा जो धर्म है, उस धर्म में, हमारा तो धर्म इतना साइंटिफिक है कि छोटी से छोटी चीज़ की रीजनिंग समझाइए। बंद करते हैं। दोस्तों, अजान के लिए रुक गए थे। बात करते हैं फहद से। फहद, आखिरी सवाल करेंगे कि आज ये ना फिरोज मिट्टीपुर वाला, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, फिरोज मिट्टीपुर वाला इज ऑल्सो पार्ट ऑफ भारत, हम भारत के लोग। तो क्या ये हम भारत के लोगों की तरफ से फिरोज मिट्टीपुर वाला रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इंडिविजुअल रिप्रेजेंट? नहीं, देखिए, इसका जवाब तो फिरोज भाई खुद दे सकते हैं, बट हाँ, ही इज़ अ पार्ट ऑफ हम भारत के लोग। और लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये आंदोलन जो है वो लोकल लोगों का है, और लोकल लोग हम जितना कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उतना कोऑर्डिनेशन करते हैं। फिरोज मिट्टीपुर वाले ने हम भारत के लोगों की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनके बारे में इसकी प्लानिंग की बात कही है अभी तक कि ये करना है, आगे करना है? नहीं, क्योंकि ये आंदोलन मुझे लगता है लोकल लोगों का है, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हम भारत के लोग का कोई ऐसा मैंडेट नहीं है जो ये कहता हो कि कहीं भी आंदोलन होगा हमें रिपोर्ट करेगा। हमने कहा है जहाँ जहाँ आंदोलन हो रहा है, जो जिस लेवल पर कर सकता है करे। बहुत बहुत शुक्रिया कलीम से बात करने के लिए।